ट्रिपल PIS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम इकोनॉमी के जो प्रीलिम 2024 है यूपीएससी का, उसके रिगार्ड्स में कुछ सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी तक 2 सेशन कंडक्ट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़, पॉलिसी कॉरिडोर और नैरो मनी, ब्रॉड मनी और मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, इस टाइप के टॉपिक हमने सेशन 2 में कंप्लीट किए हैं। जबकि हमने सेशन 1 के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो टूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है, इस टाइप और उसके रेपो रेट के संबंध में जो RBI रहती है या सेंट्रल बैंक रहती है किसी कंट्री की, उसके क्या इंस्टांस रहते हैं, उससे रिलेटेड हमने जो सेशन रहा है उसको कवर किया है। और काफ़ी छोटे छोटे सेशन हैं, 20 से 25 मिनट के सेशन हैं और यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को यूपीएससी 2024 में अपीयर होना है, उन्हें ये सेशन जरूर देख कर जाना चाहिए। ये आपके रिवीजन के लिहाज से बनाए गए सेशन हैं, ताकि आप छोटे से समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिवीजन करके और अपनी तैयारी को भी अच्छा कर सकें और अपने जो क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। और आज का जो हमारा 3rd सेशन है इसी श्रृंखला के अंदर, जिसमें हम इकोनॉमी को रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी में हम आज 3rd सेशन के अंदर कुछ बातें देखेंगे, जिसमें हम फिएट मनी देखेंगे, एस्क्रो मैकेनिज्म क्या होता है उसको देखेंगे, RBI को पूरा समझेंगे कि RBI की फंक्शनिंग किस तरीके से रहती है। उसके अलावा हम टीजर लोन को देखेंगे, लोन राइट ऑफ क्या होता है इसको समझेंगे, एवरग्रीनिंग के 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, बैंकिंग के संदर्भ में भी रहता है और पेटेंट लॉज के संबंध में भी रहता है। उसके अलावा हम साथ ही साथ देखेंगे कि ईज जो एक्टिविटी कराई जा रही है RBI के द्वारा उसको समझेंगे, शैडो बैंकिंग को देखेंगे, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है, तो ये सारी बातें हम आज करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग देखेंगे और अंत में हम एक लेफर कर्व देखेंगे। इससे पहले हम फ्लिप कर्व देख चुके हैं सेशन 2 के अंदर। जिन लोगों ने भी अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां जाकर उन सेशंस को देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर वो लिखा हुआ है फिएट मनी। इसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको बहुत छोटा सा ध्यान रखना है कि फिएट मनी ऐसी मनी रहती है जिसे किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के द्वारा इसको इशू किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ की अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो भारत सरकार है उसके ऑर्डर पर या उसके क्या नाम है रूल रेगुलेशन के आधार पर RBI के द्वारा इसको इशू करने का काम किया जाता है। पर फिएट मनी किसको बोला जाएगा, तो ये 2 फॉर्म में हो सकती हैं, या तो ये कॉइन के रूप में हो सकती हैं या करेंसी के रूप में हो सकती हैं। यदि मैं पिछले प्राचीन काल से लेके मिडिवल एरा की बात करें, तो वहाँ पर किंग के या क्वीन के ऑर्डर पर जो करेंसी इशू होती थी उनको भी फिएट मनी के अंदर ही रखा जाता था। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है इशूड बाय द फिएट, ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। फिएट का मतलब ऑर्डर। तो एक तो ये बात समझेंगे फिएट के। इसके संदर्भ में ही एक टर्म और आता है लीगल टेंडर। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि एक्चुअल में लीगल टेंडर का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है। तो कैन नॉट बी रिफ्यूज टू सेटल ट्रांसफर एंड डेब्ट इन कंट्री। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी करेंसी या कॉइन जिसको उस कंट्री के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए और किसी भी सेटलमेंट के लिए या उधारी चुकाने के लिए उस कंट्री में उसको मना नहीं किया जा सकता हो, ऐसी करेंसी को या ऐसी कॉइन को लीगल टेंडर के रूप में जाना जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको यहाँ पर जान लेनी है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है जो कि लीगल टेंडर नहीं है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन लीगल टेंडर। तो चेक्स लीगल टेंडर नहीं होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट लीगल टेंडर नहीं होते हैं, किसान विकास पत्र लीगल टेंडर नहीं होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी लीगल टेंडर नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे जो करेंसी है उसको लीगल टेंडर माना जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर जो नहीं होते हैं वो लिख दिया है, तो अब इसके अलावा जो आ रहे होंगे उनको तो आप देख सकते हो कि वो लीगल टेंडर के अंदर आएंगे। चेक,
डिमांड ड्राफ्ट, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये क्या है, लीगल टेंडर के अंदर नहीं आते। एक बात आपने ये समझ ली। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है एस्क्रो मैकेनिज्म क्या होता है। एस्क्रो मैकेनिज्म, इसमें क्या रहता है कि कस्टमर मनी नॉट रिलीज टू मर्चेंट अंटिल ही डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस। इस टाइप का ही मतलब एस्क्रो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने कोई चीज परचेज की, तो उस परचेजिंग के तहत जैसे उसने जो बिल है वो पे कर दिया है, तो वो बिल जो रहेगा वो मर्चेंट के पास नहीं पहुंचेगा, वो बिल मर्चेंट के पास नहीं पहुंचेगा जब तक कि उसके जो सर्विस या प्रोडक्ट उसने खरीदा है वो उसे नहीं मिल जाता है। ऐसा मैकेनिज्म आप कैपिटल मार्केट के अंदर देख सकते हो, जहां पर शेयर जो प्राइसिंग रहती है, शेयर जो इशू होते हैं, फर्स्ट टाइम जो आईपीओ आता है तो उसमें कुछ अमाउंट ब्लॉक किया जाता है। इसमें भी ऐसे ABSA ऐसा एक टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, आईपीओ के तहत जब हम पैसा देते हैं तो वो पैसा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है, उस बैंक के पास वो पैसा बना रहता है। फिर जैसे मान लो यहाँ पर आपने 100 शेयर के लिए बिडिंग की है और आपको इशू हुए हैं केवल 80, तो क्या करेगी वो बैंक, वो आपके अकाउंट से आपने जो पैसा दिया है और उसने जिस पैसे को ब्लॉक करके अपने पास रखा है, उस पैसे में से 80 शेयर के पैसे तो वो मर्चेंट के पास भेज देगा और 20 शेयर के पैसे वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। तो एस्क्रो मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने लिंक किया है, कैपिटल मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से चलता है। बाकी कॉमन तरीके से आप एस्क्रो मैकेनिज्म को समझ लो कि एस्क्रो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। इसी के संदर्भ में आप एक लोन समझ लो, एक टीजर लोन रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हाल के दिनों में। जो ये छोटी छोटी जो फाइनेंसिंग कंपनियां शुरू हो गई हैं, टेक फाइनेंस, फिनटेक कंपनियां जो चल रही हैं, फिनटेक, ये इसी तरीके के काम कर रही हैं, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस समय। फिनटेक कंपनियां जो छोटी छोटी कंपनियां हैं और वो लोन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करती हैं और उसके बाद लोन देने के बाद इसको रिकवर करने के लिए काफ़ी रूड बिहेव और रूड अप्रोच अपनाती हैं। तो इट्स द सब टाइप ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन। फ्लोटिंग रेट लोन का ही एक टाइप है। फ्लोटिंग रेट लोन क्या होता है कि रेट कभी इसमें फिक्स नहीं रहती है, लेकिन टीजर लोन के संदर्भ में विशेषता क्या है कि जब ये स्टार्टिंग ईयर में रहता है तब तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहती है वो कम रहती है, और जब ये बाद के वर्षों में रहता है लोन तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दी जाती है। तो इस वजह से इस वाले तरीके को आपको याद रखना होगा। दूसरा एक और टर्म आता है लोन राइट ऑफ। ये एनपीए के संदर्भ में आपने बहुत सुना होगा और इसकी चर्चा अभी हाल ही में आई, इसके विजय माल्या और इन लोगों के केस के संदर्भ में। तो लोन राइट ऑफ क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये एक तरीके की अकाउंटिंग की एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो बैंक है वो अपनी बैलेंस शीट को सही करने का प्रयास करती है। किस तरीके से सही करती है, देखो, व्हेन लोन इज रिटन ऑफ फ्रॉम द एसेट साइड्स ऑफ द बैंक शीट टू सेव कॉर्पोरेशन टैक्स। अब अगर बैंक की कोई लोन है, लोन क्या रहता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको मिल रहा है। लोन जो रहता है वो बैंक का क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर बैंक ने आरबीआई से कुछ उधार लिया हुआ है तो उसकी लायबिलिटी है। तो जो बैंक की एसेट्स रहती हैं उन एसेट्स के ऊपर इसको बैंक को क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर मान लो किसी बैंक का कोई लोन है जो किसी व्यक्ति ने या कंपनी ने लिया है और वो वापस नहीं आ पाया है, तो वो क्या करेगी कि उस लोन को राइट ऑफ कर देगी, यानी अपनी बैंक सीट जो रहती है उसमें से उसको हटा देगी। उसको हटाने के बाद क्या हो जाएगा कि वो उसकी एसेट्स नहीं मानी जाएगी। जब वो एसेट्स नहीं मानी जाएगी तो उसको कॉर्पोरेशन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने बोला कि इसको अकाउंटिंग एक्सरसाइज के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन इस पॉइंट को आप यहाँ याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट डजंट वेव बैंक राइट्स टू रिकवर बैड लोन्स। ये ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है जिसके अंदर ऐसा मान लिया जाए कि अब बैंक उस जो राइट ऑफ किया हुआ लोन है उसको वापस जो क्लाइंट है उससे कवर नहीं कर सकता है। उससे कवर कर सकता है, लेकिन अपना कॉर्पोरेशन टैक्स बचाने के लिए बैंक इस तरीके की एक्सरसाइज करती है। ओके, इसी में हम आप आगे देखेंगे एवरग्रीनिंग। ये काफ़ी आपने सुना होगा,
एवरग्रीनिंग। जैसे इंद्रधनुष नाम से एक स्कीम चलती है, इंद्रधनुष, ये बैंक के सेक्टर में भी है और वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे इंद्रधनुष। उसी प्रकार से जो ये एवरग्रीनिंग रहती है, ये बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होती है और पेटेंट के संदर्भ में भी यूज होती है। बैंकिंग सेक्टर में कब यूज होगी और पेटेंट में कब होगी, वो डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ए फर्म है, इसने किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है। अब इस लोन को रीपे करने के समय पर इसके पास कोई सोर्स है नहीं, तो ये क्या करेगा, एक क्लाइंट, इसने मान लो किसी एक्स बैंक से पहले लोन लिया था, अब ये क्या करेगा, या तो उसी एक्स बैंक से या वाई बैंक से अगेन लोन लेगा और उस लोन के अमाउंट से वो पुराना वाला जो लोन का अमाउंट है उसे रीपे कर देगा। समझ में आया कि अपने पास किसी क्लाइंट के ऊपर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, अगर वो अपने पुराने लोन को पे करने के लिए कोई नया लोन ले लेता है फिर से, तो फिर इसको हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर में एवरग्रीनिंग। अब हम बात करें अगर पेटेंट के सेक्टर में, तो आप लोग जैसा कि पेपर बहुत नज़दीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पेटेंट के संदर्भ में जो 7 टाइप के पेटेंट चलते हैं और उसके अलावा कौन सा पेटेंट कितने समय के लिए दिया जाता है, जैसे जीआई 10 ईयर के लिए दिया जाता है, 10 ईयर के बाद ये अगेन रिन्यू कराना होता है। पेटेंट ये 20 ईयर के लिए मिलता है। 20 ईयर के बाद कुछ कंपनियां क्या करती, ये पेटेंट का जो एक्ट है भारत का 1970 का है, उसके क्लॉज 3D के तहत एवरग्रीनिंग को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पर तो केवल जीआई का एग्जाम्पल दिया है। एवरग्रीनिंग में क्या होगा पेटेंट के संदर्भ में, कि जैसे मान लो किसी ए कंपनी के पास किसी विशेष मेडिसिन का पेटेंट है और ये पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। अब 20 साल पूरी होने के आसपास या 20 साल पूरे होने के बाद वो कंपनी क्या करती है, कोई भी उस मेडिसिन में माइनर सा मॉडिफिकेशन कर देता है और माइनर सा मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको अगेन पेटेंट के लिए अप्लाई कर देता है और कई बार उस टाइप के पेटेंट प्राप्त भी कर लिए जाते हैं। तो जब किसी पुरानी मेडिसिन में या किसी पुराने प्रोडक्ट में कोई बहुत छोटा सा बदलाव करके कोई कंपनी दोबारा से उसका पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो उसे हम एवरग्रीनिंग के रूप में जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये एवरग्रीनिंग आया है पेटेंट से संबंधित है। इसी से संबंधित एक आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई मेडिसिन है, इसका पेटेंट है किसी कंपनी के पास, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के आधार पर एक एक्ट है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि यदि ये दवा सोसाइटी एज अ होल उसके लिए आवश्यक है और उस कंट्री को ऐसा लगता है कि इस दवा को पेटेंट को समाप्त करके ही हम सोसाइटी के लिए इस दवा को प्रोवाइड कर सकते हैं और उस दवा को प्रोवाइड कराने के बाद कोई बड़ी बीमारी जो फैल रही है उसको रोका जा सकता है, तो कंट्री क्या करेगी कि उस पेटेंट वाली दवाई को कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत डाल देगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि मान लो पहले किसी ए कंपनी के पास किसी मेडिसिन का पेटेंट है, तो ये ए कंपनी ही इस मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए सारे अधिकार इसी के पास रिजर्व रहेंगे। लेकिन जैसे ही कि इस दवा के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग इशू कर दिया जाएगा कंट्री के द्वारा, तो इस दवा को जो गवर्नमेंट है वो जिस कंपनी को चाहेगी उस कंपनी को इसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसे मार्केटिंग करने के लिए अधिकार प्रदान कर सकती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। एक छोटा सा करेक्शन है, हमने ऊपर जो आईपीओ के संदर्भ में बोला है ना, हमने वहाँ पर अफसा बोल दिया था, तो ये अफसा नहीं होता है, ये असबा होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट। ये आईपीओ के संदर्भ में चलता है, तो इतना आप याद रखना, वो अफसा नहीं होता है, वो असबा होता है। मैंने कहाँ पर इसको बोला था वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
किस संदर्भ में बोला था, तो थोड़ा ये करेक्शन आप याद रखेंगे। ये एस्क्रो मैकेनिज्म जो बताया था हमने, इसमें हमने आपको बताया था ये भी ऐसे आपसा बोल दिया था, ये गलत है, ये वाला सही है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये आईपीओ के संदर्भ में। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरबीआई। आरबीआई से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो देखते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, और फिर भी हमें पता नहीं रहता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहले आरबीआई को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शन पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो आरबीआई आपको पता ही है कि ये पहले गवर्नर जो इसके थे ओएस बोन स्मिथ थे, 1935 से 37 तक रहे थे। पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे, 1943 से 49 तक। 49 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। इसका एक सेंट्रल बोर्ड रहता है जो पूरी आरबीआई की फंक्शनिंग को रन करता है। इसके अंदर कैसे आप बाइफरकेट करेंगे, तो एक साइड रहती है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की और एक साइड रहती है ऑफिशियल डायरेक्टर की। पहले ऑफिशियल डायरेक्टर देख लो। ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर आरबीआई का गवर्नर आते हैं और आरबीआई के ही 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं। इन दोनों का, यानी आरबीआई गवर्नर का या डिप्टी गवर्नर का, इनका जो टेन्योर रहता है वो सामान्यतः कितना रहता है, 3 साल का रहता है, लेकिन यह रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। बस इतनी सी बात आप ऑफिशियल डायरेक्टर के संदर्भ में रखेंगे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की जब बात करें तो 2 ऑफिसर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और 10 डायरेक्टर नॉमिनेशन होगा उनका भारत सरकार के द्वारा। उसी तरीके से आरबीआई के जो लोकल बोर्ड हैं उनके 4 डायरेक्टर इसके अंदर रहेंगे। इन सबको मिलाकर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनेंगे। यानी इधर हम बात करें तो 16 ऑफिसर एक तरीके से काम कर रहे होंगे। 10 डायरेक्टर होंगे जो भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए होंगे। आरबीआई के लोकल बोर्ड के 4 डायरेक्टर रहेंगे और गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर इसके साथ रहेंगे। तो 10, 4 और 2, 16 मेंबर इधर रहेंगे और इधर रहेंगे आपके 5 मेंबर, 4 + 1। अब हमने कहा कि आरबीआई के लोकल बोर्ड, तो लोकल बोर्ड आपके देखेंगे कि दिल्ली में इसकी एक ब्रांच है, एक चेन्नई में है, एक इसकी कलकत्ता में है, एक इसकी मुंबई में। यानी अगर हम बात करें तो इसके रीजनल जो ऑफिसेस हैं आरबीआई के, वो ये 4 मिलेंगे आपको देखने को। आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, ये क्या करता है, आरबीआई के फंक्शन को गवर्न करता है। जबकि आरबीआई का एक्ट जो 1949 वाला है वो फाइनेंशियल सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको गवर्न करने का काम करता है। सबसे पहले आप इसको बेसिक ऑब्जेक्ट आपको जरूर से याद रखने हैं इसके सॉरी, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। बैंक नोट को जो इशू होता है उसका रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में रहता है। टू कीपिंग ऑफ रिजर्व विद व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो रिजर्व रेशियो रखता है ये बैंकों से पैसा लेकर, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए जो रिजर्व रखा जाएगा उसको सिक्योर करके रखता है अपने पास। टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री, किसी भी देश का ये सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा होता, हमारा आरबीआई है, जैसे यूएस का फेडरल बैंक है। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं कि उस कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को भी अच्छे ढंग से सामान्य रूप से संचालित हो सके, उसके लिए ऑपरेट करने का कार्य ये लोग करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसके ऊपर ईज से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। ईज का मतलब पहले आप समझ लो, इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एजेंडा 2018। ये किससे संबंधित है, बैंकों से संबंधित है। इसको आप एजेंडा, ये नहीं है इसमें, ये कर दो एजेंडा। ये 2018 में इशू किए गए थे। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो इसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है वो ईज फ्रेमवर्क को रिलीज करता है। इसके 6 पिलर हैं। इसके आधार पर पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाने का काम किया जाता है। तो ईज किससे संबंधित है इसको आप याद रखें। 2018 में इसको चालू किया गया था इस एजेंडा को, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है ये इसको रिलीज़ करता है। 6 पिलर के आधार पर है। इसमें प्रयास ये किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको मोर रेस्पॉन्सिव और मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली बैंकिंग के तौर पर बनाया जा सके। शैडो बैंकिंग काफ़ी सुना होगा आपने, हाल में चर्चा में रही थी, क्योंकि कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन देने का काम भी करते हैं वहाँ पर कुछ फ्रॉड होने की घटनाएं सामने आई थी। तो ऐसे जो एनबीएफसी रहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो रहती हैं वो बैंक की तरह फंक्शन करते हैं लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं, इसलिए उनको शैडो बैंक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि एनबीएफसी परफॉर्म लाइक बैंक,
जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो बैंक की तरह तो परफॉर्म करते हैं, यानी लोन देने का काम करते हैं उसी, और लेकिन वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर नहीं आती हैं, इसलिए इनको शैडो बैंक बोला जाता है। अब दो टर्म आपने बहुत सुने होंगे, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। ये दोनों ही टर्म का हर बार चर्चा में रहते हैं। तो आप यहाँ पर समझेंगे वो इवेजन जो रहता है वो इलीगल एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो। इसके अंदर क्या करता है, कोई क्लाइंट या कोई कंपनी अपनी जो इनकम रहती है और जो ट्रांजैक्शन रहते हैं उन्हें टैक्स अथॉरिटीज से छिपाने का प्रयास करती है। तो इवेजन में इलीगल एक्टिविटी है और छिपाने का काम हो रहा है। अवॉइडेंस के अंदर क्या किया जा रहा है, ये एक तरीके से है तो लीगल तो नहीं कह सकते हैं, मतलब अनैतिक काम है, अनएथिकल एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अपनी इनकम और ट्रांजैक्शन को टैक्स अथॉरिटी के सामने डिस्क्लोज तो कर दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो लीगल लूप होल्स रहते हैं उनको उनका फायदा उठाते हुए टैक्स अदा करने से बचने का प्रयास किया जाता है। एक तरीके से ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। अनएथिकल अपनी इनकम और ट्रांजैक्शन तो दिखा दिए, जैसे इसके संदर्भ में आप देखेंगे सेल कंपनी जो बनाई जाती हैं, सेल कंपनी टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर सेल कंपनीज दिखा दी जाती हैं। तो इस प्रकार के काम इसके अंदर होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, यह ट्रांसफर प्राइसिंग इस तरीके से होती है कि कोई मान लो एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है ए और उसके सब्सिडरी कंपनी है 1 2 3। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कंपनी इसके बीच में, या ये और ये दोनों कंपनी आपस में कोई भी ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसे ट्रांसफर प्राइसिंग के रूप में जाना जाता है। लेफर कर्व का संदर्भ ये है कि ये बताता है, लेफर एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया कि टैक्स रेट का रेवेन्यू से इनवर्स रिलेशन। जैसे टैक्स रेट अगर किसी कंट्री में टैक्स रेट अगर कम है तो वहाँ पर आप देख रहे होगे कि रेवेन्यू उसका बढ़ जाएगा। तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं। हाँ, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि डीमोनेटाइजेशन भारत के अंदर 3 बार हुआ है। 1946 में 500 के नोट, 78 में 1000, 500, 10,000 का नोट, 2016 में 500 और 1000 का नोट। ये कभी फैक्ट में लिखा दिख जाए अभी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को यदि हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे इस सेशन को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हमें और इम्प्रूव करने का मौका मिल सके और हम आगे आपके लिए और इससे भी बेहतरीन एक्सरसाइज लेकर आ सकें। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले सेशन के साथ।